शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर शुरू, शाम को शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा, आज दलित सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इजरायल पहुंचे यूके के पीएम ऋषि सुनक, पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात। इजरायल हमास युद्ध पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, अपने स्टैंड पर भारत को खड़ा रहना चाहिए। आजम खान की सजा पर ओम प्रकाश राजभर ने दी प्रतिक्रिया, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मुकदमे में यह बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ। जहां लोकसभा चुनाव के पहले सपा चीफ अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहते हैं, इसीलिए नैमिष से शुरू हुआ प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम कई अलग अलग जनपदों में अब तक हो चुका है। इन शिविर में कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी की कार्य पद्धति और विपक्ष से लड़ने की रणनीति पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शाहजहांपुर में भी गुरुवार से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें अखिलेश यादव भी देर शाम शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों दिन सपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम को शाहजहांपुर पहुंचेंगे, जहां वे जिले भर के लगभग 4000 बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरने का काम करेंगे। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी जीत के लिए मूल मंत्र भी देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के आवास परिसर में बने ग्राउंड में हो रहा है। पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद का कहना है कि ऐसा सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही संभव है, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बूथ स्तर के कार्यकर्ता सीधे रूबरू हो सकेगा। इस कार्यक्रम से जिले भर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बूस्टअप होंगे। लोक जागरण अभियान के तहत हो रहे समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी हिस्सा लेने पहुंचे। समाजवादी पार्टी इस प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के माध्यम से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक पहुंचकर और उनसे सीधे रूबरू होकर 2024 चुनाव के पहले उनमें जोश भरने का काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ दौरे पर हैं। सीएम योगी अलीगढ़ के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सीएम अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर पहुंचने के बाद वहां पर लोगों से मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। सुबह के कई मंत्री अलीगढ़ में अनुसूचित जाति सम्मेलन में मौजूद हैं। सीएम योगी इस दौरे में अलीगढ़ को बड़ी सौगात देने की कवायद में भी हैं। सीएम 489 करोड़ को 204 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में सभी जातियों को साधने में जुट गए। भारतीय जनता पार्टी बसपा के मूल वोटरों में सेंध लगाने के लिए दलित सम्मेलन शुरू किया। भाजपा बताना चाहती है कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण के लिए काम किया। सबका साथ सबका विकास नारा ही नहीं, एक नीति के रूप में सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर भी उतारा। परिणाम यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग भाजपा से जुड़े। सीएम योगी पूरी तरीके से 204 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद सभा को संबोधित करने के बाद करीब 3:30 पर अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखा है। प्रशासन ने यातायात को ध्यान में रखते हुए कई रूट डायवर्ट भी कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि उन्होंने जो देखा उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि गाजा अस्पताल में जानलेवा विस्फोट किसी दूसरी टीम ने किया था, न कि इजरायल सेना ने। बाइडेन ने विस्फोट के लिए फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराने के इजरायल के दावे को स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन के साथ मुलाकात के दौरान कठिन सवाल पूछे। उन्होंने नेतन्याहू से कहा, मैं कल गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से दुखी और व्यथित हूं। मैंने जो देखा उसके आधार पर तो ऐसा लगता है कि ये किसी और टीम ने किया है, आपने नहीं। बाइडेन ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में पक्की जानकारी नहीं है कि गाजा के बीचों बीच स्थित अल अहले विस्फोट पूरी तरीके से बपिष्ट अस्पताल में विस्फोट किसने किया। हमास के साथ जारी संघर्ष के बीच इजरायल के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यहां आए बाइडेन ने एक्स पर लिखा कि उन्हें इजरायल लोगों के साहस, प्रतिबद्धता और बहादुरी के सामने में
यहाँ आने पर गर्व है। पिछले सप्ताह के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिकी आपके साथ शोक मना रहे। अस्पताल में विस्फोट में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिसके लिए हमास और इजरायल दोनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। इजरायल ने दावा किया है कि इस्लामिक जिहाद की ओर से दागा गया रॉकेट गलत दिशा में चला गया और ये घटना हुई। हालांकि संगठन ने इस दावे को खारिज कर दिया। अस्पताल में विस्फोट होने के बाद इजरायल के उसकी रक्षा के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने के अमेरिका के नेतृत्व वाले राजनयिक प्रयास पटरी से उतर गए और जॉर्डन के अम्मान में राष्ट्रपति बाइडेन तथा अरब नेताओं के बीच प्रस्तावित शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी दिग्गज कमलनाथ को चुनावी राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। फिलहाल वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी नाव के मुख्य खेवैया भी हैं। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार और कैंडिडेट को जिताने की जिम्मेदारी कमलनाथ ने अपने सिर पर ले रखी है। वे कांग्रेस का प्रदेश में फेस भी है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर उनके नाम पर कई चुनावी जीत दर्ज की गए, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि उन्होंने एक बार हार का स्वाद भी चखा था। कमलनाथ के राजनीतिक जीवन की एकमात्र हार का किस्सा लोगों को शायद ही पता। वो 1998 का मार्च अप्रैल का महीना था। गर्मी दस्तक देने वाली थी। इसी समय मध्य प्रदेश की राजनीति भी उबाल मार रही थी। यहाँ लोकसभा का एक ऐसा उपचुनाव होने जा रहा था जिस पर पूरे देश की नजर थी। 1952 से कांग्रेस की अजय सीट पर इंदिरा गांधी के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमलनाथ ने अपनी सांसद पत्नी अलकानाथ को इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव की राह पकड़ी थी। 1980 से लगातार 4 बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद कमलनाथ आत्मविश्वास से लबरेज थे। किसी को आभास नहीं था कि छिंदवाड़ा की जनता के मन में क्या पक रहा है, लेकिन नामांकन जमा करने से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दांव चल दिया जिसने कमलनाथ के उजले राजनीतिक करियर में एक दाग लगाने का काम कर दिया। मध्य प्रदेश के चुनावी समर के तमाम ऐसे किस्से हैं जिनकी चर्चा आज भी राजनीतिक गलियारों में होती है, और एक किस्सा है 1998 के छिंदवाड़ा सीट के लोकसभा उपचुनाव का। उससे पहले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक का कमलनाथ का सफर भी बहुत ही दिलचस्प रहा था। हालांकि जब ये हार कमलनाथ के सामने आई तो काफी कुछ चर्चाएं भी हुई। ऐसे में एक बार फिर मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और कहीं ना कहीं कमलनाथ के डर में क्या एक बार फिर से वही जहन में वही डर है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर कमलनाथ मजबूती के साथ मैदान में उतर रहे हैं। इजरायल हमास युद्ध के बीच आम लोगों को बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर इजरायल हमास युद्ध को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली। बीएसपी ने साफ कह दिया कि भारत हमेशा से शांति सौहार्द का पक्षधर रहा है। दुनिया में भारत की पहचान बनी रहनी चाहिए। युद्ध से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होता है। ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी है। गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने इस स्टैंड पर रहना चाहिए। युद्ध की वजह से हालात काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, इसलिए अपने स्टैंड पर भारत को खड़ा होना चाहिए। आजम खां मामले में सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। समाजवादी पार्टी संकट की घड़ी में आजम परिवार के साथ एकजुट खड़ी है। बीजेपी आजम खां के गलत कामों का नतीजा बता रही है। वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। बता दें कि आजम खां उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा है। लोकसभा चुनाव से पहले आजम परिवार की सजा सपा के लिए बड़ा झटका है। 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा मिली है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अदालत के फैसले का सभी सम्मान करते, ठीक उसी तरह हमें भी अदालत का फैसला स्वीकार है। जहां तक आजम खां का सवाल है तो उन्हें ऊपरी अदालत में आवेदन करने का मौका है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मामले में अदालत ने कानून का उल्लंघन पाया है, इसलिए फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला 2019 में दर्ज किया गया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पिता, मां और बेटे को दोषी माना है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में पार्टी के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। तेलंगाना के भूपलपल्ली से पन्नूर गांव तक कांग्रेस की एक चुनावी यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी, बीआरएस और आईएमआईएम को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर चुनाव में हारने वाले हैं। ये लड़ाई राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। आप चाहते थे तेलंगाना में जनता का राज हो, लेकिन यहाँ सिर्फ एक परिवार का राज हो गया। राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में सिर्फ एक ही परिवार का राज है, जनता से सीएम का कोई मतलब नहीं है। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों मिले हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पीछे सीबीआई या फिर ईडी क्यों नहीं लगती? देश में इन दिनों ईडी को लेकर काफी सियासत चले। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि ईडी को जानबूझकर विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को 7 साल की सजा सुनाई। अदालत के फैसले से समाजवादी पार्टी को गहरा झटका लगा। आजम खां सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता हैं। अखिलेश यादव के बाद अब चाचा शिवपाल सिंह यादव का दर्द आमतौर पर छलक उठा है। उन्होंने शायरी में आजम परिवार की सजा का शोक मनाया। बता दें कि फैसला सुनाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम खां को मुसलमान होने की सजा मिले। उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचा गया। पिछले महीने आजम खां के घर आयकर विभाग की कार्रवाई पर सपा ने एकजुटता का परिचय दिया था। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने शायरी के जरिए दर्द बयां किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखा, आफताब छुप गए तो क्या गम, सुबह 9 जरूर आएगी, शर्त बस यही कि वक्त का थोड़ा इंतजार कीजिए। वहीं शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में उन्नाव दौरे पर आए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार में बदले की भावना से कार्रवाई हो रही। आजम खां देश के बड़े और वरिष्ठ नेता, उनके परिवार को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा। 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खां, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाएगी। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला 2019 का है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आजम खां और पत्नी तंजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा अदालत में मौजूद थे। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी फैसला सुनने के लिए हाजिर थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है। बात चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो या विकास के दूसरे पैमाने की। जीडीपी किसान के मामले में बिहार देश के 3 शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शुमार हो गया। उप मुख्यमंत्री चौथे कृषि रोड मैप लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ा है। साथ ही कहा कि महागठबंधन सरकार जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। सरकार के पास जातियों का साइंटिफिक तरीके से एकत्रित किया गया डेटा है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार योजनाएं बनाएगी। इसका फायदा निश्चित रूप से राज्य के आम लोगों को मिलेगा। यदि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना कराई जाए तो अति पिछड़ा समाज देश की आधी आबादी से भी अधिक हो सकता है। इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ कुछ प्रतिशत आरक्षण देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हर एक कृषि रोड मैप का जो है एक्शन प्लान होता है, उसका बजट होता है, प्रोविजनिंग होता है। और आपको भी पता है कि बिहार में कितना उत्पादन जो है बढ़ा है, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो फल का हो, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे वो मछलियों का हो। तो ये सब उनको तो जानकारी है। कुछ भी बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बीजेपी का मतलब ही है कि लोगों में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना। यही इन लोगों का, विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है, आपस में जो है उन लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। यहाँ एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज्य वाले लोग का अलग ग्रुप है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सूले ने गुरुवार को शरद पवार की आलोचना करने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार किया, जिसमें शर्मा ने कहा था कि ऐसा लगता है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सूले को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए सुप्रिया सूले ने कहा, मैं आश्चर्यचकित हूं क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का डीएनए मेरे जैसा ही है। वो मूल रूप से कांग्रेस से, उनका और मेरी डीएनए एक ही है। आप जानते हैं कि बीजेपी महिलाओं का कैसे अपमान करती है। अपनी बात को जारी रखते हुए सूले ने कहा, लेकिन मुझे हेमंत बिस्वा शर्मा से उम्मीद थी। मुझे आश्चर्य है कि महिलाओं के प्रति ये बदलाव और दृष्टिकोण कैसे आया। शायद भाजपा में जाना उन्हें थोड़ा नागवार गुजर रहा है। बीजेपी आईटी सेल को शरद पवार ने जो कहा उसे ध्यान से समझने और सुनने की जरूरत है। Well, I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressy. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanta Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP is little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him. Because I felt कि अपना एक कांग्रेस डीएनए का आदमी बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. I think the BJP IT cell needs to understand and hear what Mr. Pawar has said. Please, my request to the entire BJP IT cell is to please hear carefully what Mr. Pawar has said. Hear his entire. छत्तीसगढ़ में चुनावी रस्साकसी का दौर तेज है। कवर्धा में जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस और पार्टी के नेताओं के बाबर की पूजा करने वाले तक को बता डाला। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने शासन में आने से पहले देश से एक वादा किया था, उन्होंने वो वादा पूरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर बीजेपी शासन में आती है तो हम राम मंदिर बनाएंगे। आज पूरा देश उस वादे को पूरा होते देख रहा है। शर्मा ने कहा कि जनवरी के महीने में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। हम सब वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि पार्टी ने देश पर 60 साल राज किया, लेकिन राम मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के खिलाफ मुकर होते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ बाबर की पूजा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता बाबर के हैं। ये लोग कभी भी प्रभु श्री राम के नहीं हो सकते। जो लोग प्रभु राम के होते हैं वो वादा निभाते हैं, जैसे कि पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने जनता से किया हर वादा पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी देश का शासन में आया। शासन में आने का समय हमने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा। आज आप देखिए जनवरी महीना में राम मंदिर बन जाएगा। हम लोग सब राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएगा। लेकिन ये प्रभु श्री राम का मां का छत्तीसगढ़ है। आज कांग्रेस पार्टी 7 साल देश में शासन किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम मंदिर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। हमेशा उन्होंने बाबर को पूजा किया। ये लोग बाबर का है, ये लोग कभी प्रभु श्री राम का नहीं है। जो लोग प्रभु श्री राम का है वो वादा निभाता है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा, 370 धारा हम हटाएगा। हर वादा जो जनता को दिया, हर वादा नरेंद्र मोदी जी ने निभाया। भूपेश बघेल जी ने क्या किया कि हम दारू बंद करेगा, लेकिन आज भूपेश बघेल जी का नाम पूरे देश में जानते हैं कि दारू बिकने का वो सरदार बन चुका है। वो दारू का सरदार बन चुका है। जो व्यक्ति ने वादा किया था मेरा मां का सामने, मेरा बेटियों का सामने कि मैं दारू को बंद करूंगा, आज हर जगह में दारू का ठेका लगा दिया। और दारू का ठेका कौन चलाता है? ये कांग्रेस का दलाल लोग चलाता है। वही कांग्रेस का दलाल लोग आज माल कमा रहा है। वादा का जगह में चला गया। वादा